नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और आपके साथ मैं हूं शीतल राजपूत। निष्पक्ष न्यूज में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात संसद की करेंगे। लोकसभा में आज विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच काफी देर तक सदन का ऑडियो म्यूट रहा। आखिर क्यों, इस पर पूरी रिपोर्ट आप देखेंगे। दूसरी खबर दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया से जुड़ी है। कोर्ट ने आपकी डिमांड खारिज कर दी है। सिसोदिया को 5 और दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। इस पर भी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से जुड़ी है। आज कोलकाता में दोनों के बीच मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या क्या बात हुई, इस पर भी पूरी रिपोर्ट आप देखेंगे। आज की चौथी बड़ी खबर बिहार विधानसभा से, जहां रामचरितमानस को लेकर महाभारत देखने को मिली है। पूरी खबर आपको बताएंगे। पांचवी खबर आज की महाराष्ट्र से आई है, जहां डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने के मामले में नया मोड़ आ गया है। पूरी रिपोर्ट आप देखेंगे। छठी खबर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्लान से जुड़ी है। कर्नाटक में सत्ता को बनाए रखने के लिए बीजेपी का क्या प्लान है, ये दिखाएंगे आपको। और आज की सातवीं खबर राजस्थान से है, जहां 19 नए जिले यानी डिस्ट्रिक्ट बढ़ाने का ऐलान किया गया है। क्या है ये पूरा प्लान, ये भी आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं निष्पक्ष न्यूज की। संसद के बजट सत्र के 5वें दिन भी रवायत की तरह दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। दोनों सदनों की कार्यवाही 20 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। लेकिन कार्यवाही स्थगित होने से पहले लोकसभा में करीब 20 मिनट तक सदन की कार्यवाही का ऑडियो बंद हो गया, जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने सरकार से यह सवाल किया कि क्या यही लोकतंत्र है। कभी शोर में गुम हो गए सवाल, कभी खामोशी को ही बना लिया ढाल। सियासत जैसे जैसे शातिर हुई, नए नए तरीके निकाल लाई। किसी ने खुद को कसूरवार नहीं माना, जनता भी हकीकत जान नहीं पाई। पिछले 4 दिनों से सत्ता पक्ष राहुल गांधी से लंदन वाले सवालों पर जवाब चाह रही थी, लेकिन जब राहुल संसद में आए तो कुछ बोल नहीं पाए। लोकसभा की कार्यवाही फिर हंगामे के साथ ही शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 241। हर रोज की तरह बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाए, लेकिन विपक्षी सांसद भी राहुल को बोलने दो के नारे के साथ वेल में आ गए। क्वेश्चन नंबर 241। संसद की बात लोगों को समझ में आती इससे पहले ही सदन का ऑडियो म्यूट हो गया। तकरीबन 19 मिनट तक सदन में किसने क्या बोला कोई नहीं सुन पाया। हालांकि 19 मिनट के बाद सदन का ऑडियो वापस तो आ गया, लेकिन कार्यवाही सोमवार तक स्थगित हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अदानी पर सवालों से बचने के लिए लोकसभा को म्यूट करा दिया गया। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, पहले माइक ऑफ होता था, आज सदन की कार्यवाही म्यूट कर दी गई। पीएम मोदी के मित्र के लिए सदन म्यूट है। एक और ट्वीट के जरिए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी सदन में अपना पक्ष रख पाए। अगले ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा, नारे लगे राहुल जी को बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। फिर ओम बिड़ला मुस्कुराए और सदन म्यूट हो गया। ये लोकतंत्र है। कांग्रेस ने तीसरे ट्वीट में भी एक भी लफ्ज नहीं लिखा, एक तस्वीर के जरिए ही संदेश पहुंचा दिया। संसद भवन की एक तस्वीर का ऑडियो म्यूट का आइकन पोस्ट कर दिया। बीजेपी पिछले कई दिनों से लंदन वाले बयान को लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही थी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि सदन में राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कांग्रेस ने राहुल पर सवाल उठा रही बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने के लिए राज्यसभा में पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया, लेकिन वहां भी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा चेयरमैन का नाम लिखी अपनी चिट्ठी में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में दिए अपने भाषण में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, जो न सिर्फ सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है बल्कि मानहानि करने वाला भी है। लेकिन जब राज्यसभा की कार्यवाही भी 20 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई, तो विपक्षी दलों की टोली गांधी प्रतिमा के सामने हाजिर हो गई। हाथों में प्लेकार्ड लिए विपक्षी सांसदों की टोली अदानी और मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगी। संसद भवन के बाहर गांधी मूर्ति पर विपक्ष के ये सांसद धरना दे रहे हैं, जेपीसी की मांग कर रहे हैं। लगातार 5वां दिन जब संसद में कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई है और संसद के दोनों सदन लगातार स्थगित होते रहे। गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन के लिए आए 17 विपक्षी दलों के सांसदों ने अदानी विवाद को जेपीसी की जांच की मांग बुलंद की। सोनिया और राहुल गांधी भी धरना प्रदर्शन का हिस्सा बने।
अडानी मुद्दे की जांच जेपीसी से कराने की मांग को लेकर विपक्ष के तमाम सांसद गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि सत्तापक्ष अडानी मामले की जांच से बचने के लिए दूसरे मुद्दों को बड़ा बना रही है, क्योंकि उसे डर है कि अगर अडानी मामले की जांच हुई तो पूरी सरकार मुश्किल में फंस जाएगी। मेरी भी यही उम्मीद थी। हमारा सबसे पहला सवाल था सदन में, और मैंने अध्यक्ष जी से विनती की कि जब उन्होंने मेरा नाम पुकारा कि सदन को ऑर्डर में लाया जाए, तो हम भी चाहते हैं कि कार्रवाई चले, रोज चले, सुचारू ढंग से चले, और इसीलिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन करके जल्द से जल्द ऐसा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जिस तरह से नेहरू जी का नाम और गांधी जी का नाम लेके जो टिप्पणी की थी, और खासकर हमारे जो दो सदस्य हैं लोकसभा में, हमारे जो नेता हैं सोनिया जी का और राहुल जी का नाम लेके नाम पे जो है सरकार से के लिए जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की थी, तो ये इसमें प्रिविलेज का मामला बनता है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि इसे प्रिविलेज मोशन मूव करना चाहिए, क्योंकि किसी की फैमिली के बारे में, किसी के पूर्वजों के बारे में, किसी की लीनिएज के बारे में इस तरीके से टिप्पणी करना, सरकास्टिकली पार्लियामेंट के अंदर बोलना, जो है मजाक उड़ाना, ये अनपार्लियामेंट्री है। राहुल गांधी ने ब्रिटेन में, लंदन में, कैम्ब्रिज में जो जुडिशरी के खिलाफ बात की है, लोकतंत्र के खिलाफ बात की है, फौज के खिलाफ बात की है, पत्रकारों के खिलाफ बात की है, और डेमोक्रेसी बचाने के लिए विदेशी शक्तियों को इंटरवीन करने को कहा है। इस सब से बचने के लिए ये इस प्रकार का ये इन्होंने मोशन दिया। आज पूरा बीजेपी सामने आ चुका है सिर्फ एक कॉर्पोरेट हाउस को बचाने के लिए। अडानी ग्रुप को 16 विपक्षी दल के जो मांग है जेपीसी प्रोब, उस जेपीसी प्रोब से बचाने के लिए आज स्वयं जेपी नड्डा जी आ गए हैं। मैं जेपी नड्डा जी जो आज आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी जी पर, उनको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं कहा था प्रधानमंत्री होने के बाद कि 2014 से पहले अगर कोई भारत में जन्म लेता है तो वो ये सोचता है कि पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा। देश के अंदर देशद्रोह जब पैदा हुए हैं, तब तक ऐसे लोगों को अगर सबक नहीं सिखाया जाएगा। आप बताइए, फिरंगियों ने 200 साल राज किया है, और फिरंगियों के शासन को लेकर और वहां पर ये कहना कि भारत के लोकतंत्र डिमोलिश हो गया है, भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, सेकंड सिटीजन उनको माना जाता है, इस प्रकार की बयानबाजी राहुल गांधी करेंगे और अमेरिका से या उनसे सपोर्ट मांगने के लिए कहेंगे, तो भारत के 125 करोड़ लोगों का अपमान है। बहुत बौखलाए हुए हैं, क्योंकि तीर सही निशाने पे लगा है। मोदी जी, अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, ये लोग अब समझने लगे हैं। हमारी सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने कमेटी बना दी थी, मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग था, पर बीजेपी ने मांग की कि जेपीसी दे दो। कांग्रेस की सरकार ने 2G स्कैम में जेपीसी दे दी थी, आज ये क्यों नहीं दे रहे हैं? ये नहीं, कोई नई बात नहीं, पहले भी इस तरह का काम करते रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आज दुनिया में हमारी जो साख बनी हुई है उस पर धब्बा लगाने की कोशिश, अपमान करने की कोशिश, लोकतंत्र, हमारी जो भारतीय डेमोक्रेसी है उसको अपमानित किया है, देश के 140 करोड़ लोगों को अपमानित किया है। इस अपमान का बदला भारतवासी लेंगे, जरूर लेंगे समय पर। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी का लंदन वाला बयान अडानी से जुड़े सवालों से बचने का बहाना भर है, लेकिन बीजेपी इसी सवाल को केंद्रीय सवाल बनाए रखना चाहती है। तभी तो जब संसद शुरू भी नहीं हुई थी तभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आ गया। जेपी नड्डा ने इस इतिहास का सबसे गंभीर सियासी अपराध बता दिया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में विषम से विषम स्थिति में भी आज तक देश, किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर के विदेशी ताकतों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की आह्वान नहीं किया है। राहुल जी, आपको यह कृत्य स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे गंभीर मामला है। इससे जनता को भारी आक्रोश है, जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश दिख रहा है। हर राष्ट्रभक्त सांसद इस समय अंदर से आहत है। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। जेपी नड्डा साहब, सारे प्यादे आपके थक गए, मंत्री संतरी सब तो लगाए आपने, अब आपको खुद तलवार लेके निकलना पड़ रहा है। एक झूठ गोवल्स कहता था 100 बार बोलो तो सही लगने लगे, आप वही कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा
कि राहुल गांधी ने जो कहा है उसे पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, और मैं जो सुना रहा हूँ इसको भी सुन लीजिए। ये चीन का बयान है। अरे भगवान बचाए, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा हिंदुस्तान का पहला, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया। बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही का 5वां दिन बिना किसी कामकाज से खत्म हो गया। कोई भी ये तय नहीं कर पाया कि असली सवाल राहुल गांधी का लंदन वाला बयान है या फिर अदानी मामले की जांच। संजीव त्रिवेदी और कुमार गौरव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की रिमांड 5 दिन और बढ़ गई है। तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया को आज ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद उनकी रिमांड को 5 दिन और बढ़ा दिया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि मनीष सिसोदिया को फर्जी मामले में फंसाया गया है और ये दिल्ली सरकार को बदनाम करने की साजिश है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फिर ईडी की सुनी। सिसोदिया की रिमांड 5 दिन और बढ़ गई। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की रिमांड खत्म होने का दिन आया। ईडी ने सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां ईडी के वकीलों की दलील से इत्तेफाक रखते हुए कोर्ट ने सिसोदिया की रिमांड 5 दिन और बढ़ा। सिसोदिया 22 मार्च तक ईडी की रिमांड में रहेंगे। हालांकि ईडी ने सिसोदिया की 7 दिन और रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड बढ़ाई। सुनवाई के दौरान ईडी ने आरोप लगाया कि सिसोदिया सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए, जबकि सिसोदिया के वकील ने दावा किया कि 7 दिनों में ईडी ने सिसोदिया से सिर्फ 12 से 13 घंटे ही पूछताछ की। इधर अदालत ने रिमांड बढ़ाई और सियासत सड़क पर आ गई। आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया कि मनीष सिसोदिया को झूठे मामले में फंसाया गया है और बीजेपी का मकसद सिर्फ आपको बदनाम करना है। पहले सीबीआई ने रिमांड ली। सीबीआई की रिमांड जब पूरी हो रही थी तो 10 महीने तक हिंदुस्तान की सबसे तेज तर्रार कही जाने वाली एजेंसी ईडी, आज ये जो रिमांड मांगी गई है ईडी के द्वारा, ये निरर्थक प्रयास है, इसका कोई आधार नहीं है और ये इस बात को बताता है कि हताशा और निराशा में अपने आका के आदेश को मानने के लिए ईडी जबरन रिमांड मांगने का काम कर रही है। यानी अब जिसे वो आरोप कह रहे थे, न सिर्फ वो तथ्यों के साथ पुख्ता होता नजर आ रहा है, बल्कि साथ ही यह भी आ रहा है कि ये सारी की सारी जानकारी मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की संज्ञान में ही नहीं थी, बल्कि उन्हीं के स्थान पर यह हो रहा था। तो अब किसी भी प्रकार के बचाव का स्कोप आम आदमी पार्टी के लोगों के पास दिखाई नहीं पड़ता है। मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ रत्ती भर भी केस नहीं है, सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है। सीबीआई मनीष सिसोदिया जी को राहत देकर बेल देने जा रही थी कि भाई पूछताछ के लिए आपने उन्हें अपनी रिमांड में लिया था, पूछताछ हो गई, कुछ पूछताछ में निकला नहीं, आपने बेफिजूल में समय बर्बाद किया, अब हम इनको बेल पे छोड़ते हैं। तो इस डर से एक और एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लाकर मनीष सिसोदिया जी को बीजेपी ने गिरफ्तार करवा लिया। मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति में बदलाव करने के कथित घोटाले के आरोप में सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया। तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान ही ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। तब से सिसोदिया ईडी के रिमांड में है। राहुल प्रकाश और कुमार गौरव के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 24। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों कोलकाता के दौरे पर हैं। आज उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा तक चली। इस मुलाकात में क्या बात हुई, क्या मायने हैं इस मुलाकात के 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से, देखिए इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरे जोर शोर के साथ मैदान में उतर गए हैं। इसी कड़ी में वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे हैं। दरअसल अखिलेश यादव 3 दिवसीय कोलकाता दौरे पर हैं।
18 तारीख को कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव की रणनीति भी तय की जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले यानी अखिलेश यादव ने अपने दौरे के पहले दिन मौलाली युवा केंद्र में बंगाल के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इसके बाद शाम को वो प्रदेश की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों के बीच तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा तक ये मुलाकात चली, जिसमें 2024 के चुनाव को लेकर कई अहम पहलुओं पर चर्चा की गई। बंगाल पहुंचे अखिलेश ने यहां से भी पीएम मोदी और बीजेपी पर करारा हमला बोला। यूपी और देश से भारतीय जनता पार्टी हटे। प्रेस के लिए सवाल हो सकता है कि अपोजिशन अलायंस, लेकिन पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की ये मुलाकात कई मायनों में अहम है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव थर्ड फ्रंट बनाने के अभियान में जुटे हैं। यही वजह है कि वो अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस से दूरी बनाकर रखने के संकेत भी दे चुके हैं। इसके अलावा वो लगातार उन दलों के नेताओं से भी मिल रहे हैं जो बीजेपी और कांग्रेस के साथ ना खड़ी हो। साथ ही वो तेलंगाना के सीएम केसीआर की रैली में भी शामिल होने पहुंचे थे और अब ममता बनर्जी को साथ लाने की कवायद में जुटे हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद तीसरी मोर्चे की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उड़ीसा जा रही हैं और 21 तारीख को नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद अगली रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव की पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने मिलकर एक बार 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। उधर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को विधान परिषद में आज बोलने नहीं दिया गया। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर जैसे ही बयान देना शुरू किया, उन्हें अपने ही गठबंधन के नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। 855 पर लिखा है महोदय, इसमें तारनाक अर्थ सीधे तत्व पर लिखा है दंड। महोदय मैंने लिखा कि 50 साल पुराना शायद ये ग्रंथ अगर मिट जाएगा तो ये षड्यंत्रकारी लोग इसको भी झूठ कर दें। चर्चा बजट पर होनी थी, लेकिन विधानसभा में रामायण और रामचरितमानस लेकर हाजिर हो गए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। बोलने की इजाजत मिली तब भी अर्थशास्त्र की जगह धर्मशास्त्र परिप्रवचन वाचा, लेकिन अगले दिन विधान परिषद में चंद्रशेखर का यही दांव उल्टा पड़ गया। शिक्षा बजट पर जवाब देने के लिए खड़े हुए मंत्री चंद्रशेखर यहां भी रामायण और रामचरितमानस को लेकर अपने बयान पर सफाई देने लगे, लेकिन बीजेपी सवाल उठाती। इससे पहले महागठबंधन के नेताओं ने ही मंत्री महोदय को रोक दिया, इस नसीहत के साथ कि खुरपी के ब्याह में हंसुए का गीत ना गाया जाए। इसके पेज नंबर 855 पर लिखा है महोदय, तारनाक अर्थ लोग बता रहे हैं। संस्कृत शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश लगता है आप सूत्र पढ़ना बंद कर दिया, और इसमें तो साक्षात मैंने नहीं लिखा महोदय, आपके संज्ञान में देता हूं और आप इसको देख लेंगे, मैं इसको भी टेबल कर दूंगा महोदय। इसमें तारनाक अर्थ सीधे तत्व पर लिखा है दंड। महोदय मैंने लिखा, ये 50 साल पुराना शायद ये ग्रंथ अगर मिट जाएगा तो ये षड्यंत्रकारी लोग इसको भी झूठ कर देंगे। अब इस संविधान की चर्चा करें कि अब रामायण, महाभारत और कुरान में हम लोग फंसे रहे। लोगों को हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं कि भाई शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो व्यापक इनका जो अपना ज्ञान है और सोच है और बिहार को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं, हम लोग इसको सुनने के लिए बैठे हैं। और ये तो ठीक है, ये प्रसंग है, प्रसंग बीच में आ जाए, लेकिन ये माननीय मंत्री जी, आपके भावनाओं का सम्मान है, लेकिन आज इस विषय पर सदन यहाँ पर उपस्थित है। बोल दिए तो प्रश्न का पाठ, उसी पर राजेंद्र गुप्ता बोल दिए तो प्रश्न का पाठ बनेगा महोदय। नहीं कहा उन्होंने, नहीं किसी भी माननीय विपक्ष ने उन विषयों पर चर्चा नहीं किया, बिहार के शिक्षा पर चर्चा किया है। अब अच्छा काम कर रहे उस पर जरूर जवाब। महोदय शिक्षा से जुड़ा हुआ बात है, अपने कैसे बच्चों को कैसा संस्कार दे, नहीं हम सिखावे महोदय। मैं बस 2 मिनट सर। रामचरितमानस पर विवादित बयानों से सुर्खियों में आए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के साथ आरजेडी चट्टान की तरह खड़ी थी, लेकिन अब महागठबंधन ने जैसे तय कर लिया हो कि धार्मिक मुद्दों पर बहस के फायदे में बीजेपी रहेगी, भले ही चंद्रशेखर के तर्क कितने ही दमदार क्यों ना हो। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। आरोपी अनिक्षा जयसिंघानी की गिरफ्तारी के बाद जब उसकी पूरी
कुंडली खंगाली गई तो बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस खुलासे के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र पुलिस के शिकंजे में आई इस महिला पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद ही गंभीर हैं। इस महिला पर सीधे प्रदेश के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को 1 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत देने का आरोप लगा है। नाम है अनिक्षा जयसिंघानी। आरोपी अनिक्षा बड़े सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी की बेटी है। अमृता फडणवीस ने मुंबई के मलबार पुलिस स्टेशन में 20 फरवरी के दिन एफआईआर दर्ज कराई। यह एफआईआर अनिष्का जयसिंघानी और उसके पिता अनिल के खिलाफ थी और यह एफआईआर आईपीसी की धारा 120 बी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज कराई गई थी। अमृता फडणवीस ने पुलिस को बताया कि उन्हें रिश्वत देने का प्रयास किया गया है और साथ ही धमकी देकर फंसाने की भी साजिश रची गई है। एफआईआर के मुताबिक अनिक्षा जयसिंघानी पहली बार 2015-16 के दरमियान अमृता फडणवीस से मिली थी। तब अनिक्षा ने अपने आप को फैशन डिजाइनर बताया था। इसके बाद 2021 में वो दोबारा अमृता के संपर्क में आई और पिछले 16 महीनों से लगातार संपर्क में थी। अमृता फडणवीस के मुताबिक अनिक्षा ने उन्हें बताया था कि उसकी मां नहीं है। इसके साथ ही उसने अपने पिता के बारे में भी बताते हुए कहा था कि उसके पिता को फर्जी केसेस में फंसाया गया है। इसके लिए वो अमृता से मदद मांग रही थी। अमृता पूर्वोत्तर के राज्यों में अपनी सरकार बरकरार रखने के बाद बीजेपी की निगाहें अब दक्षिण भारत के कर्नाटक पर टिकी हैं। कर्नाटक दक्षिण का वो राज्य है जहां इस वक्त बीजेपी की सरकार है। लिहाजा बीजेपी हर उस रणनीति पर काम कर रही है जिससे सत्ता बरकरार रखी जा सके। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है बीजेपी का प्लान, ये रिपोर्ट देखिए। अब से कुछ ही दिन बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है। इसी महीने की आखिर में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन उससे पहले सियासी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम झोंकना शुरू कर दिया है। सत्ताधारी बीजेपी तो फुल एक्शन मोड में है। पार्टी के तमाम बड़े नेता ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। तय प्लान के मुताबिक अब से 1 हफ्ते तक बीजेपी ने अपने सभी टॉप और स्टार नेताओं को मैदान में उतारने का फैसला किया है। 22 मार्च को पीएम मोदी कर्नाटक दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो एक सरकारी योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद 25 मार्च को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक दौरे पर जाएंगे। इस दिन वो दावनगिरी में बीजेपी के विजय संकल्प यात्रा रैली के समापन समारोह में शामिल होंगे और वहां एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले पीएम मोदी की यह आखिरी रैली होगी। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अमित शाह 23 और 24 मार्च को कर्नाटक में चुनावी सभाओं, रैलियों और पार्टी नेताओं की बैठक कर जीत का मंत्र देंगे। अमित शाह के दौरे से ठीक पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिनों के कर्नाटक दौरे पर हैं। नड्डा 17 मार्च से लेकर 19 मार्च तक कर्नाटक के दौरे पर हैं। इस दौरान वो रोड शो, बेल्लारी में चुनावी रैली और संगठन की बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश के चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी कर्नाटक दौरे पर हैं। पार्टी का दावा है कि कर्नाटक में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री जी की जो सभा मंडिया की सभा हुई, अद्भुत सभा। मंडिया में भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षाकृत संगठन उतना मजबूत नहीं था, जन समर्थन था, लेकिन मंडिया में जिस प्रकार से लोगों का जन समर्थन, सड़कों पे जन सैलाब उबला प्रधानमंत्री जी से का अभिवादन करने के लिए। और जो सभा हुई वो भी बहुत बड़ी सभा हुई। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है वहाँ पे और यह मान के चले स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी जहां एक तरफ चुनावी रैलियों में जान फूंक रही है, वहीं दूसरी तरफ अंदरूनी कलह को भी निपटा रही है। सूत्रों की माने तो पार्टी नेता वी सोमन्ना नाराज चल रहे थे, जिन्हें दिल्ली बुलाकर केंद्रीय नेताओं ने मना लिया है। इससे पहले रमेश जरकीहोली की नाराजगी भी केंद्रीय नेतृत्व ने दूर किया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि के बीच शिकारपुरा सीट को लेकर जारी बयानबाजी पर भी केंद्रीय नेतृत्व की नजर है। पार्टी आलाकमान किसी भी तरह का अंदरूनी कलह नहीं चाहती, लिहाजा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सारे अंदरूनी कलह को दूर करने की कवायद तेज कर दी गई है। हालांकि पार्टी का दावा है कि बीजेपी के अंदर कोई कलह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं फाइटिंग, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की यूनिट एक है। इन फाइटिंग कहीं देखना हो तो सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार और खड़गे जी में तीनों में जो इन फाइटिंग है वह देखिए किस प्रकार से इन फाइटिंग कर्नाटक में है। क्षेत्रीय समीकरणों के लिहाज से देखें तो बीजेपी कर्नाटक को 6 रीजन में बांटकर काम कर रही है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती ओल्ड मैसूर रीजन में पार्टी की परफॉर्मेंस को सुधारना है। हालांकि बीजेपी नेताओं को भरोसा है कि अब की बार ओल्ड मैसूर रीजन में भी पार्टी बेहतर परफॉर्म करेगी।
बीजेपी के लिए कर्नाटक दक्षिण का गेटवे है। वहां कमल खिले इसलिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, क्योंकि कर्नाटक की राजनीति का असर दक्षिण भारत के संपूर्ण राज्यों पर पड़ता है और बीजेपी 2024 के लिए कोई रिस्क मोल नहीं लेना चाहती है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। कर्नाटक के बाद बात राजस्थान की करते हैं। वहां भी चुनाव होना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चुनावी साल में उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान में 19 नए जिले बनाने का ऐलान किया है। राज्य में पहले से 33 जिले थे, अब राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 50 हो गई है। पिछले कई दशक से नए जिले बनाने की मांग की जा रही थी और अब राज्य में 10 डिवीजन होंगे। जयपुर को 4 जिलों में बांटा गया है। सीएम के गृह जिले जोधपुर को 3 जिलों में बांटा गया है। प्रदेश में नए जिले बनाने की घोषणा करता हूँ। 19 नए जिले बनाने के कारण प्रदेश में कुल 50 जिले हो जाएंगे। इन सभी का प्रदेश मुख्यालय से संपर्क संभागीय मुख्यालयों के माध्यम से होता है। अतः इस प्रबंध को सुदृढ़ करने की दृष्टि से प्रदेश में 3 नए संभाग माछवाड़ा, पाली, सीकर बनाने की घोषणा